हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी इंटरप्रिटेशन, इसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो है चैम्बर हाइपरट्रॉफी। दोस्तों ये 6 स्टेप में हमेशा अपन ईसीजी स्ट्रिप को रीड करते हैं। पहला स्टेप जनरल इम्प्रेशन, दूसरा कैलिब्रेशन, तीसरा रिदम इंटरप्रिटेशन, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन, जिस उसमें अपन देखते हैं आर वेव प्रोग्रेशन एक्सिस एंड देन बंडल ब्रांच ब्लॉक। देन अपन देखते हैं हाइपरट्रॉफी, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एंड फाइनली हम इस्चीमिया, जिसमें अपन एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन एंड क्यू वेव देखते हैं दोस्तों। पैथोलॉजिकल क्यू वेव तो नहीं है। तो आज अपन चैम्बर हाइपरट्रॉफी, एट्रियल या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे देखेंगे ईसीजी में, उसके बारे में दोस्तों लर्न करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। पहले 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी वॉल काफ़ी थिक होती है, वेंट्रिकुलर वॉल काफ़ी थिक होती है। तो अगर कभी वॉल अपने बॉडी में काफ़ी दिनों तक अगर प्रेशर ओवरलोड या वॉल्यूम ओवरलोड रहता है, तो अपने जो वेंट्रिकल की वॉल है वो और थिक हो जाती है और मोटी हो जाती है। जो मायोकार्डियल सेल है उनका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे उसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो वेंट्रिकल के अंदर जनरली हाइपरट्रॉफी होती है। लेकिन अगर हम एट्रिया की बात करें, एट्रिया की वॉल ऑलरेडी बहुत थिन होती है। तो अगर उसमें प्रेशर या वॉल्यूम ओवरलोड रहता है दोस्तों, तो उसका चेम्बर का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो जो एट्रिया में जनरली अपन एनलार्जमेंट वर्ड यूज करते हैं, जबकि जो अपने वेंट्रिकल हैं उनमें अपन हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम। एट्रियम में एनलार्जमेंट होता है, उसके जो चैम्बर है उसकी जो कैविटी है वो एनलार्ज हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं LAE या RAE, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट या राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। जबकि जो वेंट्रिकल है उनमें हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें मसल का बड़ा होना, उसको अपन LVH या RVH बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें अपन नॉर्मल कंडक्शन पाथवे, ये मेरे ईसीजी जो वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों, उनमें हमेशा फर्स्ट स्लाइड रहती है। आज भी ये फर्स्ट स्लाइड ही है। तो ऐसे नोड से करंट जनरेट होता है। ऐसे नोड से करंट जनरेट होने की वजह से इसको अपन पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। उसके बाद ये करंट जो है अपने एट्रियम की जो वॉल है उसमें स्प्रेड कर जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से एट्रिया डिपोलराइज होते हैं, और एट्रिया डिपोलराइज होने से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दोस्तों अपनी जो ईसीजी मशीन है, अगर अपन पेशेंट का ईसीजी कर रहे हैं तो उसमें ये जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है ये पी वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर अपने एट्रियम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ईसीजी में पी वेव के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपको एट्रियम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है बॉडी में, तो अपने पी वेव में डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट आएगा। क्योंकि पी वेव कैसे बनती है दोस्तों, अपने जो एट्रियम में डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। आगे अपना जो ये करंट है ऐसे नोड से फिर एवी नोड में आता है, देन बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांच, उसमें भी लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहले आता है, देन राइट बंडल ब्रांच, देन फाइनली पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल में फैल जाता है दोस्तों। तो आज हमारा जो मेन कंसर्न है पी वेव से है, क्योंकि अपन एट्रियल हाइपरट्रॉफी या चैम्बर हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पी वेव के बारे में थोड़ा सा और अपन जानेंगे दोस्तों। पी वेव कैसे बनती है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनती है, और इससे एट्रिया के बारे में पता चलता है दोस्तों। जैसा मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि जो अपना पी वेव है उसका हाफ पार्ट, उसका फर्स्ट हाफ कैसे बनता है दोस्तों, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन या राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है। लेकिन उसका जो सेकेंड हाफ है वो लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है दोस्तों। क्यों राइट एट्रियम से फर्स्ट पार्ट क्यों बनता है, क्योंकि जो ऐसे नोड है वो अपने राइट एट्रियम में सिचुएटेड रहता है, तो इसलिए करंट पहले थोड़ा सा राइट एट्रियम में पहले स्प्रेड करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो अपना जो पी वेव का फर्स्ट पार्ट है वो राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनता है, सेकंड हाफ जो है वो लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है। सिमिलरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी अपना जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पता चलता है। मतलब वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल में कुछ भी डिफेक्ट होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्यूआरएस में भी
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी जो उसका फर्स्ट हाफ है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से बनता है और सेकंड हाफ है वो राइट वेंट्रिकल की वजह से बनता है। दोस्तों फर्स्ट हाफ राइट वेंट्रिकल की वजह से इसलिए बनता है क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है पहले डिपोलराइज होते हैं और पहले करंट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में करंट जाता है। लेकिन दोस्तों अपनी, जैसा मैं आपको बताया है कि जो अपनी मायोकार्डियल सेल हैं, जो हार्ट की सेल हैं, मायोकार्डियल सेल हैं, उनके अंदर इंटरकेलेटेड डिस्क होती है। उसकी वजह से करंट एक सेल से दूसरी सेल में इजीली चला जाता है। इसकी वजह से जो अपने जो एट्रिया हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या डिपोलाइज होते हैं। दूसरा वैसे ही जो वेंट्रिकल हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या डिपोलाइज होते हैं। ऐसा अपन नहीं बोलते कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेफ्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अपने मायोकार्डियल सेल का पेक्यूलियर फीचर है उसके अंदर इंटरकेलेटेड डिस्क होती है और उसकी वजह से वो एक सिंगल यूनिट सिंसीशियम की तरह दोस्तों काम करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं। तो बट अगर हम एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाए या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा इनमें जो करंट का डिफरेंस आ जाता है, जो हमारे ईसीजी में पी वेव में या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एक नॉच्ड बनती है, वो अभी अपन देखेंगे ईसीजी में, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया आपको, राइट जो पी वेव है उसका फर्स्ट हाफ राइट एट्रियम से बनता है जैसा इस डायग्राम में दिखाया है, और सेकंड हाफ जो है लेफ्ट एट्रियम से बनता है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है पी वेव के बारे में। दूसरा दोस्तों, पी वेव हमेशा राउंड होती है, पी वेव में कोई नॉच नहीं होती है, पी वेव सिंपल बिल्कुल राउंड शेप की होती है। दूसरा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, अपराइट होती है। उसके बाद यूनिफॉर्म होती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यूनिफॉर्म मतलब जो एक अपनी लीड है उसमें जितनी भी पी वेव होंगी वो सारी एक जैसी दिखेंगी दोस्तों। पी वेव का जो डायमेंशन है दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। पी वेव 2.5 mm या मीन्स 2.5 स्मॉल बॉक्स टॉल होती है और 2.5 mm या 2.5 स्मॉल बॉक्स ही विड्थ होती है इसकी। मतलब वाई एक्सिस पे जो इसकी हाइट है वो भी 2.5 mm या 2.5 स्मॉल बॉक्स होती है दोस्तों। वैसे ही जो इसकी विड्थ है, जो अपन एक्स एक्सिस पे विड्थ देखेंगे, जो टाइम है वो भी इसका 2.5 mm या 2.5 स्मॉल बॉक्स होता है दोस्तों। और आप जानते हो सभी, जो अपना एक्स एक्सिस है उस पर जो एक स्मॉल बॉक्स का जो टाइम है वो है 0.04 सेकेंड। तो जो 2.5 mm या 2.5 स्मॉल बॉक्स इक्वल होगा दोस्तों 0.10 सेकेंड के। दूसरा दोस्तों, जो पी वेव है उसको बेस्ट सीन इन लीड 2, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो अपना लीड 2 है उसकी डायरेक्शन, जो अपने हार्ट में नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन है, जो नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन का जो वेक्टर है उसी के बिल्कुल पैरेलल होती है, उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होती है दोस्तों। तो लीड 2 में सारी वेव, इवन क्यूआरएस भी और पी वेव तो स्पेशली सबसे अच्छी लीड 2 में दिखती है। इसलिए जब भी अपने को दोस्तों कोई वेव देखनी है, वेव की शेप देखनी है अच्छे से, सबसे अच्छी लीड 2 में ही होती है। इसलिए इसको अपन रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। सारे जो मॉनिटर्स होते हैं अपने ईसीजी मशीन होती हैं उनमें जो डिफ़ॉल्ट लीड है वो रिदम जो लीड है वो लीड 2 को ही दोस्तों अपन सेट करके रखते हैं। इसलिए जब भी अपने को कभी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट या राइट एट्रियल एनलार्जमेंट देखना हो दोस्तों, तो हमेशा लीड 2 में ही देखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी पी वेव लीड 2 में ही दिखती है। तो दोस्तों लीड 2 में पी वेव, जैसा मैंने ऊपर वाले डायग्राम बताया, पी वेव बिल्कुल राउंड शेप की होगी। दूसरा, इसका फर्स्ट हाफ आरए से बनेगा, सेकंड हाफ लेफ्ट एट्रियम से बनेगा। दोस्तों पी वेव को अपन V1 लीड में भी देख सकते हैं। V1 लीड में थोड़ा सा इसमें पी वेव में ऊपर जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम, और थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। तो ये बाईफेजिक पी वेव दिखती है, नॉर्मली भी दिखती है बट इतना बाईफेजिक नहीं होती है, बहुत ही माइनर सा होता है दोस्तों, जो अपन को ईसीजी में अपन जनरली देखते भी नहीं है और ये दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर हमें लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाए तो दोस्तों ये बहुत ही क्लियरली दिखता है। जो अपन ईसीजी देखेंगे आगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो अपने को अभी मेनली पी वेव के बारे में जो उसका शेप का याद रखना है दोस्तों, राउंड होती है, अपराइट होती है और साथ में यूनिफॉर्म होती है। दूसरा, उसका जो साइज है 2.5
स्मॉल बॉक्स टॉल होती है, 2.5 स्मॉल बॉक्स उसकी विड्थ होती है। उसके बाद उसका फर्स्ट हाफ किससे बन रहा है, राइट एट्रियम से, सेकंड हाफ किससे बन रहा है, लेफ्ट एट्रियम से। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने। और सबसे अच्छी कौन सी लीड में देखनी है, लीड 2 में देखनी है। तो जब भी अपने को, जैसा मैंने बताया, हमेशा जब भी आप एक्सिस डिविएशन देखेंगे या जब भी आर वेव प्रोग्रेशन देखेंगे तो फिक्स लीड हैं कि उनमें ही देखेंगे। जैसे अपन आर वेव प्रोग्रेशन देखते हैं तो V1 V2 में देखते हैं, या V5 V6 में देखते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि इसमें आर वेव प्रोग्रेशन गुड है या नहीं है। जैसे अपने को एक्सिस डिविएशन देखना है तो दोस्तों लीड 1 या अपने को लीड AVF देखते हैं। और बाकी जैसे बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है तो अपने को लीड फिक्स है। ऐसे ही अगर हमको राइट एट्रियल या लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखना है तो अपने को सिंपली 2 ही लीड देखनी है दोस्तों। पहली लीड है लीड 2 और दूसरी लीड है लीड V1। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज होते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों अगर दोस्तों राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट होगा तो सिंपली जैसा मैंने बताया, जब भी मसल का साइज बढ़ेगा या चेम्बर का साइज बढ़ेगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। ज़्यादा वोल्टेज मतलब जो वेव है उसका साइज ज़्यादा होगा। और अगर दोस्तों एक एट्रियम का साइज बढ़ जाए या एक वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाए तो उसका हाफ पार्ट जो वेव बन रही है टोटली P वेव या QRS, उसका हाफ पार्ट तो एनलार्ज हो जाएगा और सेकंड पार्ट जो नॉर्मल है उसका जो उससे बनने वाला जो पार्ट है वो नॉर्मल रहेगा, तो थोड़ा छोटा रह जाएगा। तो दोस्तों जैसा अपन देखें, अगर मान लो मैं कहूँ राइट एट्रियम में एनलार्जमेंट होगा तो P वेव का राइट एट्रियम से कौन सा वाला पार्ट बनता है, जो उसका फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ दोस्तों P वेव का किससे बनता है, राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है। तो वो टॉल हो जाएगा, पीक्ड हो जाएगा। तो अपन उसको बोलेंगे दोस्तों टॉल पीक्ड P वेव दिखेगी। दोस्तों टॉल पीक्ड P वेव क्या होती है, जो P वेव है उसकी हाइट मोर देन 2.5 mm या मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स हो जाए दोस्तों, तो इसको अपन बोलते हैं टॉल पीक्ड P वेव। और पीक्ड क्यों बोलते हैं दोस्तों, कि जो P वेव राउंड शेप की होती है वो पॉइंटेड हो जाती है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं पीक्ड। और दोस्तों इसको अपन एक टर्म नाम देते हैं, वो है P पल्मोनल। P पल्मोनल देखने के लिए दोस्तों अपन कौन सी लीड यूज करते हैं, लीड 2। दूसरा दोस्तों लीड V1, जैसा मैंने बताया लीड V1 भी देखनी है आपको। जब भी अपन एट्रियल एनलार्जमेंट देखेंगे तो लीड V1 में भी जो बाईफेजिक P वेव दिखेगी, लेकिन बाईफेजिक P वेव दिखेगी बट इसमें मेनली जो राइट एट्रियम की वजह से जो ह्यूज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनेगा, क्योंकि राइट एट्रियम में एनलार्जमेंट है तो उसकी वजह से जो वेव बनेगी बहुत बड़ी बनेगी। वो मेनली क्या होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा मेनली P वेव। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा बनाया है दिखाने के लिए, बट इतना नहीं होता, बहुत ही माइनर सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी दोस्तों V1 लीड में दिखेगा। दोस्तों आगे अपन इसका ECG देखते हैं। तो जब आप ECG देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा मैंने जो अभी बताया है। लेकिन फिर भी उससे पहले दोस्तों मैं एक स्लाइड आपको ये दिखाना चाहता हूँ ECG प्रैक्टिस करने से पहले, जो राइट एट्रियम या एनलार्जमेंट के कॉजेज क्या हैं दोस्तों। तो राइट एट्रियम का जो एनलार्जमेंट के दोस्तों कॉजेज, जो राइट एट्रियम है उसमें प्रेशर ओवरलोड या वॉल्यूम ओवरलोड तब होगा दोस्तों जब कोई भी लंग्स के अंदर पैथोलॉजी होगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो पल्मोनरी ट्रंक है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और अपने जो ब्लड है उसको कहाँ लेके जाता है, लंग्स के अंदर लेके जाता है। अगर लंग्स के अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो राइट वेंट्रिकल को लंग्स के अंदर जो ब्लड को भेजने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो भी सेम बैक प्रेशर अपने राइट वेंट्रिकल में फील होगा या रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगर राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली राइट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो दोस्तों राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो लंग से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे COPD हो, चाहे दोस्तों क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, चाहे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, इवन ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी वाल्व डिजीज हो, या ASD हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, इन सब में दोस्तों राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखने कॉजेज, जब भी आप ECG में देखो कि भाई आपने राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो रहा है तो आपको पेशेंट को ये सारे सिम्टम के बारे में देखना है, जिससे कि आप उसका डायग्नोसिस भी साथ के साथ बना सको। नेक्स्ट दोस्तों अपन ECG प्रैक्टिस करें। जैसा मैंने आपको बताया है लीड 2 देखनी है, लीड V1 देखनी है। लीड 2 में क्या देखना है दोस्तों, अगर आपका राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है
तो टॉल पीक्ड पी वेव जिसको अपन पी पल्मोनेल बोलते हैं वो दिखेगा इसमें दोस्तों। क्लियरली आप देख सकते हैं लीड 2 में कितनी बड़ी पी वेव है। पी वेव कितनी होनी चाहिए, 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ये 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा टॉल है, तो और राउंड नहीं है, ये टॉल पीक्ड पी वेव है दोस्तों। और साथ में V1 लीड में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, साथ में थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है पी वेव में। इस वाले में आप देख सकते हो मैंने जो आपको दिखाया है। तो दोस्तों ये देख के ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का ईसीजी है। नेक्स्ट दोस्तों एक और डायग्राम मैंने डाला है, इसमें आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले कौन सी लीड देखेंगे, लीड 2 देखेंगे। इसमें देखिए जो पी वेव है उसकी हाइट ऑलमोस्ट QRS कॉम्प्लेक्स के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, टॉल पीक्ड पी वेव। इसको क्या बोलेंगे अपन, पी पल्मोनेल। पी पल्मोनेल दिख रहा है इस ईसीजी स्ट्रिप में, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का ईसीजी स्ट्रिप है ये। दूसरा दोस्तों V1 लीड देखें। V1 लीड में इसमें पी वेव होगी, बाईफेजिक होगी, लेकिन मेनली इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बहुत ही थोड़ा सा होगा। लेकिन अगर अपन लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट पढ़ेंगे तब ये अच्छे से दिखती है, अभी अपन देखेंगे दोस्तों। बट अभी अपने को मेनली टॉल पीक्ड पी वेव देखनी है, पी पल्मोनेल देखना है, लीड 2 में देखना है, तो अपन आसानी से पहचान लेंगे ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। दोस्तों जैसा अभी अपन ने पढ़ा, अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट होगा तो पी वेव का फर्स्ट हाफ का जो वोल्टेज है, जो उसकी हाइट है वो बढ़ गई। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट होए तो दोस्तों पी वेव का सेकंड हाफ जो है वो लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनता है, तो उसका सेकंड हाफ जो है उसकी हाइट बढ़ जाएगी दोस्तों। उसकी हाइट बढ़ने से दोस्तों जो हमारी पी वेव है उसके अंदर एक नॉच दिखेगी। पहले पी वेव बनी राइट एट्रियम की वजह से, थोड़ा सा वोल्टेज कम हुआ, फिर से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज की वेव बनी, तो जो पी वेव के अंदर नॉच बन जाएगी दोस्तों। इसी को अपन बोलते हैं नॉच्ड पी वेव, या इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों बाईफेजिक पी वेव या एम जैसी पी वेव, तो इसको बोलते हैं अपन पी मिट्रेल। अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट तो पी पल्मोनेल, लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियम का दोस्तों एनलार्जमेंट है तो अपन क्या दिखेगा अपने को, पी मिट्रेल। दोस्तों देखते हैं क्या है ये पी मिट्रेल। दोस्तों अगर जैसा मैंने बताया लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट होगा तो सेकंड पार्ट ऑफ पी वेव जो कि लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है वो बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हम्ड या नॉच्ड या बाईफेजिक या एम जैसी पी वेव बनेगी। इसी को दोस्तों अपन बोलते हैं ब्रॉड या नॉच्ड पी वेव बनेगी। अगर हम एक वर्ड में कहें तो दोस्तों ब्रॉड एंड नॉच्ड पी वेव बनेगी। ब्रॉड एंड नॉच्ड पी वेव किस में बनेगी, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट में। और अगर मैं बात करूं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की तो उसमें टॉल एंड पीक्ड पी वेव बनेगी। टॉल पीक्ड पी वेव को अपन पी पल्मोनेल बोलते हैं, और ब्रॉड एंड नॉच्ड पी वेव को अपन पी मिट्रेल बोलते हैं दोस्तों। और ब्रॉड कितनी ब्रॉड होगी दोस्तों, मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स, या अपन बोलें मोर देन 0.10 सेकेंड होगी दोस्तों, या अपन इसको सिंपली मिली सेकेंड में भी लिख सकते हैं। और पी मटेरियल के अंदर दोस्तों इसका साइज ये जैसे दिखाया है इसमें, इसके अंदर नॉच बनी हुई है। फर्स्ट हाफ राइट एट्रियम की वजह से बन रहा है, सेकेंड हाफ जो है लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बन रहा है। इसके बीच में एक नॉच दिख रही है या हम्प दिख रही है, और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ कितनी है, मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.10 सेकेंड होनी चाहिए दोस्तों। लीड 1 में भी V1 में अगर देखें दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखना है तो पी मटेरियल के साथ साथ अपने को ये नॉच्ड बाईफेजिक पी वेव V1 लीड में भी दिखेगी दोस्तों। इसमें बहुत ही स्मॉल, क्योंकि राइट एट्रियम बहुत ही नॉर्मल है लेकिन लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो रखा है दोस्तों, तो जो पी वेव का सेकंड पार्ट है जो कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो बहुत बड़ा होगा, ह्यूज नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा लेकिन स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा दोस्तों। इसको अपन बाईफेजिक पी वेव बोलेंगे, जो कि बहुत क्लियरली दिखती है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती है, क्योंकि इसमें मेनली पॉजिटिव ही ज़्यादा होता है, ह्यूज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो लीड V1 में प्रॉपर बाईफेजिक पी वेव दिखेगी, हल्का सा
पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन नेगेटिव डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा होगा। अभी अपन नेक्स्ट ईसीजी देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। दोस्तों ईसीजी देखने से पहले कॉजेज ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, जब भी अपने बॉडी में कभी भी आफ्टर लोड बढ़ेगा, चाहे जैसे वो हाइपरटेंशन हो, सीवियर हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक या मिट्रल वॉल्व डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सारी कंडीशन में दोस्तों लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट होता है। और दोस्तों अगर हम ईसीजी देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा ईसीजी है, ये इस पर लिखा हुआ भी है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, बट आप एक बार इसको ना रीड करके आप देखिए। सबसे पहले कौन सा देखेंगे दोस्तों, लीड 2 देखेंगे। लीड 2 में बहुत ही अच्छी सी हम्प्ड या नॉच्ड पी वेव दोस्तों आपको दिख रही है, बहुत ही क्लियरली दिख रही है। और दूसरा उससे भी ज़्यादा जो अपना नेक्स्ट फीचर है, पी वेव जो है बाईफेजिक है, बाईफेजिक में भी उसका जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है बहुत ही थोड़ा सा है, और ह्यूज नेगेटिव डिफ्लेक्शन है दोस्तों, जो कि इसमें क्लियरली देख सकते हो आप। तो ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का ईसीजी है। तो दोस्तों आप ईसीजी का गूगल से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ये सीखेंगे, अदरवाइज ये आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ईसीजी एक और मैंने डाला है, इसमें भी आप क्लियर कट देख सकते हो। लीड टू देखेंगे। सबसे पहले बाईफेजिक पी वेव दिख रही है दोस्तों। और अगर अपन लीड V1 देखें तो लीड जो V1 है इसके अंदर बाईफेजिक पी वेव दिख रही है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बहुत थोड़ा सा है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का ईसीजी है। लीड 2 में क्या दिखा अपन को, नॉच्ड या हम्प्ड या पी मिट्रियल दिख रहा है। और लीड V1 में क्या दिख रहा है दोस्तों, बाईफेजिक पी वेव दिख रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब दोस्तों अगर बाइलेटरल एट्रियल एनलार्जमेंट हो, जिसमें बोथ एट्रिया एनलार्ज हो जाएं, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ दिखेंगी, कुछ भी इसमें से दिख सकता है दोनों साथ में। लीड 1 में क्या दिख सकता है, पीक्ड पी वेव दिख सकती है, जो कि क्या डिनोट करेगी, इसको राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है। और साथ में दोस्तों लीड V1 उसमें बाईफेजिक पी वेव दिखेगी, वो अपने को लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को डिनोट करेगी दोस्तों। उसका एक ईसीजी देखते हैं। लीड 2 में देखिए 12 पी वेव्ड है, लेकिन ये जो लीड V1 में है वो पी वेव इतना नेगेटिव उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है दोस्तों। ओनली लीड 2 में 12 पीक्ड पी वेव है, इसमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। लेकिन दोस्तों नीचे वाला देखिए, ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, इसमें भी जो एम पैटर्न है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, पी मेटेरियल नहीं दिख रहा है इसमें। लेकिन फिर भी आप अगर आगे इसका जो लीड होती है, इसमें थोड़ा कट करके डाला है डायग्राम, तो उसमें दिखेगा, आप खूब सारे ईसीजी प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा। लेकिन इसमें ये जो लीड V1 है इसमें क्लियर कट देख सकते हैं, बाईफेजिक पी वेव दिख रही है, जिसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बहुत कम है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ये आप देखिए, ये ऐसे ऐसे, तो ये पी वेव है, इसमें बाईफेजिक पी वेव है दोस्तों। और साथ में ये पी मेटेरियल भी थोड़ा सा दिख रहा है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट ये आप देख सकते हो। तो ये कौन सा है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो दोस्तों ये समरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को फर्स्ट स्लाइड रखना चाहिए था, लेकिन मैं इसको फर्स्ट स्लाइड रख देता तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इसको सुनने में। सिंपली आप हर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। तो ये सिंपली लीड 2 देखनी है, लीड V1 देखनी है। अगर नॉर्मल है तो पी वेव राउंड है, अपराइट है एंड यूनिफॉर्म है। अगर लीड V1 में देखेंगे तो भी ये मेनली पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखता है दोस्तों। अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट हाफ जो है वो हाइट में बढ़ जाता है, पीक पे बनती है। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जो कि अपने किससे बनाए, लेफ्ट एट्रियम से बनाए दोस्तों। लेकिन अगर बात करें इसकी V1 लीड में, इसमें हल्का सा ही नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट दोस्तों, तो इसका जो सेकंड हाफ है दोस्तों वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फर्स्ट हाफ नॉर्मल रहता है। तो ये नॉच्ड पी वेव दिखती है दोस्तों। और साथ में लीड V1 में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखता है, जो इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से दिखाया है दोस्तों। अगर दोनों एट्रियम की एनलार्जमेंट हो जाए, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाए दोस्तों, तो ये बहुत क्लियरली पी मेटेरियल दिखेगा। और साथ में जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा दोस्तों, बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं। सिंपली अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है दोस्तों,
तो एट्रियल एनलार्जमेंट मींस राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा तो पी पल्मोनल दिखेगा जिसमें टॉल पी वेव दिखेगी, एंड लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा तो दोस्तों पी मिट्रियल दिखेगा जिसमें नॉस्ड या हम्प्ड या वाइड पी वेव दिखेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप सारे ईसीजी का डायग्नोसिस कर सकते हो, एट्रियल की जो एनलार्जमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो अपन बनाएंगे उसको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। थैंक यू।